हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आईसीआर में IARI जो टेक्नीशियन की एग्जाम होने वाली है उसके लिए सोशल साइंस की एक और क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। आज हमारी ये 7th नंबर की क्लास होने वाली है इसी के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स के। तो इससे पहले अगर आपने 6 इसकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी जाकर उनको चेक कर सकते हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है उसको हम पढ़ने वाले हैं कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या रहने वाली है। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास की बुक में है। अगर आपको अभी तक उसको नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर उसको पढ़ सकते हैं। हम इसकी थ्योरी नहीं कराएंगे, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। जो FDI जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेश से जो कंपनी आती है वो सीधा हमारे देश में आकर कोई इन्वेस्टमेंट निवेश करती है। तो वो किस कारण से अट्रैक्ट होती है? विश्व बैंक द्वारा या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा, विदेशी सरकारें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज या कॉरपोरेशन जो होती हैं उनके द्वारा FDI है। भारत में वैश्वीकरण की जो बात है ये सफल हो पाई है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल है वो कॉरपोरेशन, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निवेश का मतलब है खर्च करना। जो इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब है, क्या मतलब है? स्पेंडिंग ऑन, मतलब किस पर खर्च करना। तो जब विदेशी कंपनियां जब भारत में जब आते हैं या फिर किसी अन्य कंट्रीज में आती हैं तो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ खर्च करती है, निवेश करती है, मशीनें के लिए कुछ निवेश करती हैं, और इक्विपमेंट कोई भी सामान खरीदने के लिए वो निवेश करती है। तो ये सभी किस में आती हैं? इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों के लिए कहा जाता है कि इन सभी चीज़ों के लिए जो भी व्यय किया जाता है, मतलब पैसे खर्च किए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? वो निवेश कहलाता है। तो उपयुक्त के सभी इन सभी साधनों के ऊपर क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इन सब के ऊपर जो भी हम स्पेंड करते हैं वो किस में आता है? इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है? जो ग्लोबलाइजेशन होता है, कोई दूसरे देश की कंपनीज वगैरह आती हैं या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसका व्यापार है वो एक से ज्यादा देशों में होता है, और दूसरे देश में जो ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वैश्वीकरण, मतलब कि किसी दूसरे जो दो से ज्यादा देश है वो आपस में कनेक्ट होते हैं ट्रेड के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, या फिर और भी प्रोडक्शन के माध्यम से। जब वो कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो ही क्या कहलाता है? वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन है उसमें सबसे अधिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो कौन करता है? तो वो करता है एक्सटर्नल ट्रेड, जो बाहरी व्यापार जो होता है वो इसमें सबसे ज्यादा योगदान है वो देता है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जो बनाया गया है, उसके लिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है? यह बिना किसी व्यापार बाधा के सभी देशों को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए है वो इसमें सही हो जाएगा। मतलब जो ये जो WTO है ये सभी देशों में जो व्यापार के लिए उसको अधिक सुगम बनाता है। जो इस भी देश में जो ट्रेड जो बैरियर लगे होते हैं, रुकावटें जो होती हैं, उनको समाप्त करता है और सभी देशों को आपस में ट्रेड के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये विदाउट ट्रेड बैरियर के लिए सभी देशों को अलाउ करता है कि वो अपना ट्रेड है, वो अपना व्यापार है वो और अधिक विकसित करें, अन्य देशों में व्यापार है वो स्थापित करें। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश निम्न के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मतलब जब हमारा जो डोमेस्टिक जो मार्केट होता है उसमें अगर हम कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनीज आती हैं वो जब आ जाती हैं तो उसके आने से कौन सा जो मार्केट है वो खत्म हो जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बड़े पैमाने के उत्पादक, या फिर सभी घरेलू उत्पादक, या फिर सभी घटिया घरेलू उत्पादक, या फिर सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो जो स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर होते हैं, सभी छोटे पैमाने के जो उत्पादक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान है वो होता है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट जो छोटे मार्केट में बनता था वो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाने लगती है, तो वो छोटे मार्केट वाला के जो प्रोडक्शन है वो सेल नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट केस में, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है। जो सरकार द्वारा जो भी
रिस्ट्रिक्शन या फिर बैरियर लगाए जाते हैं ट्रेड के ऊपर, तो उनको हटाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, या फिर ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन या फिर सोशलिज्म, वो कहलाता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण। मतलब उन जो बैरियर या रिस्ट्रिक्शन जो भी लगा रखी है ट्रेड्स वगैरह के ऊपर, तो उनको अगर जब हम हटा देते हैं तो मतलब हम उदार की नीति पर आ जाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन या फिर उदारीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए सबसे आम मार्ग है। मतलब कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं वहां पर जो मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन लगाई जाती हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज आती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग चुनती हैं वो कौन सा चुनती है, कॉमन रूट है वो क्या अपनाती है। तो वो कौन सा अपनाती है, वो अपनाती है कि जो मौजूदा स्थानीय कंपनियां होती हैं उनको खरीद लेती हैं। क्या होता है कि मौजूदा जो भी स्थानीय कंपनीज होती हैं, एक्साइटिंग जो लोकल कंपनीज होती हैं, उनको खरीद लेती हैं और अपना व्यापार है वो स्थापित करती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसके अलावा जो स्थानीय कंपनी होती है उनके साथ वो साझेदारी द्वारा भी काम कर सकते हैं। जैसे विदेशों की जो कंपनी थी, जैसे भारत की जो मारुति थी, उसके अदर जो कंट्रीज थी उसकी कौन सी थी, वो सुजुकी, तो दोनों मिलाकर कंबाइंड क्या बना दिया, मारुति सुजुकी। इसी प्रकार हीरो होंडा आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरे जो लोकल कंपनीज होती हैं देश की, उनके साथ एक कंप्रोमाइजेशन करके भी, पार्टनरशिप करके भी बिजनेस है वो खड़ा कर सकती है। बल्कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो स्थानीय जो कंपनीज होती हैं उनको वो खरीद लेते हैं। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया। मतलब देश में पहले ऐसे ही नहीं था कि हमारे देश में जो विदेशी व्यापार है वो इतना सुगम नहीं हो पाता था, मतलब वर्ल्ड ट्रेड है वो नहीं हो पाता था। तो इसके लिए बहुत से बैरियर्स लगाए दिए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी। परंतु सन 1991 में 1991 में देश ने ये कर लिया कि अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सभी जो बैरियर हैं वो हटा दिए। तो 1991 के बाद भारत में जो विदेशी व्यापार है वो संभव हो पाया है। तो 1991 है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो फॉरेन कंपटीशन जो हुआ है, विदेशी कंपनी के आने से विदेशी जो कंपटीशन हो चुका है, विदेशी प्रतिस्पर्धा, तो उससे कौन सा उद्योग है, विच इंडस्ट्री है वो सबसे अधिक क्या हुई है, प्रभावित हुई है। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारा डेयरी जो प्रोडक्ट है। तो दुग्ध उत्पादन वाला जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना पहला संयंत्र स्थापित किया। जो फोर्ड मोटर्स जो कंपनी आई थी, तो उसने सबसे पहले भारत में अपना जो संयंत्र था, प्लांट है वो कहां पर स्थापित किया था। ये जो फोर्ड मोटर है ये कब आई थी भारत में, सन 1995 में भारत आई थी। कब आई थी, 1995 में भारत में आई थी। और भारत में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीज है उसके साथ मिलकर इन्होंने अपना जो प्लांट है वो शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने चेन्नई में अपना प्लांट है वो लगाया था। तो चेन्नई है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे, जो SEZ जिसको क्या बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं बनाए गए हैं, तो वो किस प्रकार से कहां पर किए जाते हैं, किसके लिए अधिक से किए जाते हैं। तो स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है वो किसके लिए अधिक से स्थापित किए जाते हैं, तो विदेशी निवेश के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है विदेशी निवेश, उसके लिए इनको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापार पर एक वादा है। जो वर्ल्ड ट्रेड जो होता है, फॉरेन जो ट्रेड होता है, उसमें एक बैरियर का काम है वो कौन सा, ये जो ऑप्शन है उनमें से करता है। तो आयात पर कर, गुणवत्ता नियंत्रण, बिक्री कर, या फिर स्थानीय व्यापार पर कर। तो इसमें जो ऑप्शन ए आयात पर कर है वो इसमें सही हो जाएगा। मतलब अगर हम इंपोर्ट पर जब टैक्स लगा देते हैं तो वो एक बैरियर का कार्य करता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो पाता है या फॉरेन जो ट्रेड होता है उसमें एक बैरियर का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है। जो निवेश या इन्वेस्टमेंट होता है उसको सही से बता पाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, धार्मिक समारोह पर खर्च करना, या फिर सामाजिक रीति रिवाजों पर खर्च किया गया पैसा, जमीन जैसी संपत्ति को खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा, या फिर घरेलू सामान पर खर्च हुआ पैसा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें सही, तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा कि जमीन जैसी संपत्तियों खरीदने के लिए। मतलब हम कोई जमीन खरीदते हैं कोई बिल्डिंग के लिए या फिर कोई और मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण सबसे कम लाभ हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसके कारण सबसे ज्यादा कम है, लिस्ट जो बेनिफिट है वो होता है, वो किसके कारण होता है? वो कृषि क्षेत्र में सबसे कम जो बेनिफिट है वो होता है। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देशों के बीच संयोजन और तीव्र एकीकरण की पहचान किस रूप में की जाती है? मतलब कोई दो देश है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में, तो उनको क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, या फिर समाजीकरण, या फिर निजीकरण? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत इसको माना जाता है। मतलब कोई भी देश है वो आपस में कनेक्ट होते हैं ट्रेड के लिहाज से आप समझें, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर वो अपने आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण के अंतर्गत इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी जीवन संरचना में सुधार किया है? जो ग्लोबलाइजेशन है उसने किसके जीवन लिविंग स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है? तो सभी लोगों में किया है, फिर विकासशील देशों में रहने वाले लोगों, फिर विकसित देशों में रहने वाले लोगों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, वैश्वीकरण से कौन से भारतीय उद्योग प्रभावित हुए हैं? जो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ है वैश्वीकरण, तो उससे कौन सा इंडियन जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे अधिक इफेक्टेड हुआ है? तो वो कौन सा आ जाएगा? वो हो जाएगा खिलौना बनाना। जो टॉय मेकिंग वाला जो बिजनेस था, इंडस्ट्री थी, वो सबसे ज्यादा इसमें बर्बाद हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन के आने का, क्योंकि विदेशी मार्केट है यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ का जो मार्केट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव वो पड़ा है। नेक्स्ट इसमें 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर जोर देता है? तो मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लिबरलाइजेशन की जो नीति है उसको अधिक से कंपेटेबल कर पाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो और फॉरेन ट्रेड के लिए, मतलब सबसे ज्यादा उदारीकरण की नीति के लिए देशों को इसमें सहयोग के लिए ये अब कहता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? वो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। जो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WTO, तो ये देशों पर जो विदेशी ट्रेड हो पाता है उसके लिए क्या कहता है? उदारीकरण की नीति अपनाने के लिए इसमें लोगों जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर जोर देता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, आयात पर जो कर को उदाहरण के रूप में माना जाता है। जो आयात पर जो कर लगाया जाता है उसको किसके उदाहरण के रूप में माना जाता है? तो वो माना जाता है ट्रेड बैरियर्स के रूप में, व्यापार में रुकावट के रूप में इसको माना जाता है। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें, वैश्वीकरण अब तक के पक्ष में अधिक रहा है। तो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो किसके सबसे अधिक फेवर में रहा है? तो ये विकसित देशों के फेवर में सबसे अधिक रहा है, उनमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज आती हैं, यहाँ पर कंपनीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वो यहाँ पर अपना मार्केट जमा लेती हैं और वहाँ पर सस्ते प्राइस में यहाँ पर जो प्रोडक्शन करवाकर अपने देश में और ज़्यादा महंगे उनको बेच देते हैं, तो उन कंपनीज में ही ज़्यादा फायदा है वो हो पाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या आकर्षित करती है? तो जो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन या फिर कंपनी जो आती है तो वो सबसे ज़्यादा क्या देखती है? तो यहाँ पर सस्ते मजदूर और उत्पादन के लिए तैयार मांग कि यहाँ पर डिमांड कितनी है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए वो सबसे ज़्यादा आकर्षित है वो होती है। तो ऑप्शन ए और बी है वो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बाजारों के एकीकरण का अर्थ है, जो मार्केट्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो घरेलू बाजार से परे परिचालन या फिर माल का व्यापक विकल्प या प्रतिस्पर्धात्मक कीमत। तो इसमें कौन सा जो आंसर है वो इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, वो इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसमें 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण का प्रभाव उचित नहीं रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ? तो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट है वो फेयर नहीं रहा, मतलब सही नहीं रहा। तो ये किस के लिए इसमें सही है? ये कथन एकदम सही है। तो जो अच्छे उपभोक्ता के लिए, फिर छोटे उत्पादक या श्रमिक के लिए, फिर कुशल और शिक्षित निर्माता के लिए, या फिर बड़े धनी उत्पादक के लिए? तो ये जो है ये छोटे उत्पादक और जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए ये ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है वो उचित प्रभाव है वो नहीं डाल पाया, तो ये कथन उनके लिए ही सही है। नेक्स्ट इसमें हमारा
क्वेश्चन है इसमें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट याद रखेंगे आप, 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995 इसमें इसकी स्थापना की गई थी। 164 देश है वो इसमें शामिल है। और इसका जो क्या इसका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक है वो नगोजी ओंकोजा है। तो ये जानकारी भी आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली भी वीडियो है वो आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।